एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ मस्ती 2.0 में। आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले वाले वीडियो में मैंने एंगल्स के लाइंस के बारे में बताया है और इस वीडियो में एंगल्स के बारे में बताने वाले हैं। कोण से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। कोण, आइए हम लोग बात करते हैं कोण के बारे में। कोण का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। एक ही अंत बिंदु वाली दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। अभी इसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, अभी समझिए कि यदि दो किरणें हैं, ठीक है ना, अभी हम मान लीजिए दो किरणों को हम खींच रहे हैं, ठीक है ना। यदि दो किरणें हैं यहाँ से ए बी और ए सी, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। बस जैसे कह रहा था कि यदि दो किरणें हैं, ये एक पॉइंट ए है और ए से बी तक की किरण ए पहली किरण है और ए से सी तक की दूसरी किरण है, तो इन दोनों का कहता है दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं, जिसका एक ही अंत बिंदु, इन दोनों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, एक ए है, यानी कि कॉमन आर्क ए है, तो हम लोग ए को हम लोग कहेंगे उभयनिष्ठ। ए जो है इसको हम लोग कोण की भाषा में शीर्ष भी कहते हैं, ठीक है। और इस कोण को हम लोग जानते हैं कोण बी ए सी। इस कोण को किस नाम से जानेंगे, कोण बी ए सी, या इसे हम लोग कोण सी ए बी के नाम से भी जानेंगे और अपने आसान सुविधा के लिए इसे हम लोग कोण ए भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कोण है जिसमें ए बी और ए सी दो किरणें हैं, ये दोनों किरणें हैं, ठीक है ना, ये दोनों किरणें हैं और इन दोनों का कॉमन भुजा जो उभयनिष्ठ बिंदु ए है। इसी बिंदु ए को हम लोग शीर्ष कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कोण ए भी कहेंगे। जब कोण ए कब कहेंगे, यानी कि बी ए सी को या सी ए बी को कोण कहेंगे जब दोनों किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो वहाँ पे हम लोग का कोण का निर्माण होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक कभी कभी क्या होता है कि एक ही आकृति में दो तीन कोण होते हैं, वहाँ पे कोण को समझना मुश्किल होता है। तो आइए एक दूसरी आकृति बनाते हैं और वहाँ पे हम कोण को आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक किरण ये हो गया, ठीक है, इसका कॉमन पॉइंट ए और ये बी, दूसरी किरण यहीं से एक, यहाँ से हम दूसरा किरण खींच लिए सी, जैसे कि ऊपर से लिया गया था उस आकृति का हम लोग खींच लिए। अब इसी के अंदर, ठीक है ना, इसी के अंदर अगर हम लोग कोई और भी भुजा खींचा हुआ है और भी कोई कोण बन रहा है, तो हम लोग इसमें कंफ्यूजन शुरू में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से कोण है, ठीक है ना। तो एक तो बड़ा कोण दिख रहा है सी ए बी कहें या बी ए सी कहें, लिख लेते हैं कोण सी ए बी, या इसी सी ए बी वाले बड़े कोण को ही, ये बड़ा वाला पार्ट जो है इसी को हम लोग बी ए सी भी, कोण बी ए सी भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर कितनी कोण बन रही है। एक तो हो जाएगा सी ए डी, यहाँ पे छोटा वाला कोण, एक हो जाएगा डी ए बी, ये वाला छोटा वाला कोण, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कोण कहेंगे सी ए डी, कोण सी ए डी, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कोण बी ए डी, या सी ए डी कहें या डी ए सी, बात एक ही होता है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण बी ए डी, या इसी को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कोण डी ए बी, ठीक है। तो ये छोटा कोण हो गया और ये बड़ा कोण हो गया। यहाँ पे कोण, अब नंबरिंग के अनुसार इसको हम लोग कोण डी ए सी भी लिख सकते हैं। नंबरिंग के अनुसार अगर हम लोग देखें तो बड़े वाले कोण को अगर एक लिख देते हैं, छोटे वाले कोण को 2 और 3 कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से अपने सुविधा के अनुसार ये जो बड़ा वाला कोण हो रहा है सी ए बी, कोण एक के नाम से दर्शा दिया गया इसे, ठीक है, या सी ए बी कहें या बी ए सी, दोनों बड़ा वाला ही कोण होगा। और सी ए डी, डी ए सी कहें या सी ए डी, ये कोण 2 हो गया, और ये वाला डी ए बी जो है कोण 3 हो गया। इस तरह से हम लोग कोण को पहचान करते हैं। कोण एक समझते हैं, कोण का अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल, कोण का बहिर्भाग, इसको हम लोग कैसे समझ पाएंगे। तो मान लीजिए हमने एक कोण बना लिया, ठीक है ना, मान लीजिए एक यहाँ पे कोण बना लिया, कोण आपका क्लियर हो गया कोण कैसे बनता है। मान लीजिए एक कोण बन गया, दो किरणों के मिलने से ए बी सी कोण बन गया है, कोण ए बी और सी, ये कोण है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग समझते हैं कोण का अभ्यंतर यानी इंटीरियर पार्ट ऑफ एंगल, अंतः भाग भी इसे कहते हैं। तो इसके अंदर ये वाला जितना, यहाँ से इसके अंदर जितना जो पार्ट है, इसके अंदर जितना पार्ट है, इधर कहीं कोई बिंदु P है, इधर कोई Q है, तो ये इंटीरियर पार्ट ऑफ एंगल में आएगा, यानी कि P और Q जो है
बिंदु ये अंतःभाग अभ्यंतर कहलाएंगे। नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। अंतःभाग इसको कहते हैं पी और क्यू को। एक्सटीरियर बहिर्भाग। इसके अलावा इस कोण बी ए सी के जो बाहर वाला है, इधर 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 कहीं भी हो, एक्स वाई जेड एम, ये सब बहिर्भाग वाले हैं, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड एम ये एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल है, और इंटीरियर पार्ट यानी कि इसके अंदर की जो पार्ट है वो इंटीरियर पार्ट कहलाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बाहर वाला, ये बाहर वाला जो है इसको हम लोग एक्सटीरियर पार्ट कहेंगे, और इसको हम लोग इंटीरियर पार्ट कहेंगे। इसके अंदर वाला देखिए, सर्वांगसम कोण किसे कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट ऑफ एन एंगल। सर्वांगसम कोण इस प्रकार से समझते हैं, अगर दो कोण एक दूसरे को ओवरलैप कर दे, आच्छादित कर दे, ठीक है ना। सर्वांगसम क्या यही मतलब होगा कि दो कोण है, अगर जैसे ये दो पेन एक दूसरे को पूरी तरह से ढक दे रही है तो उसे हम लोग सर्वांगसम कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि सभी अंग समान, उसी को सर्वांगसम कहते हैं। तो दो कोण इस प्रकार से हो कि दोनों का एंगल जो है समान हो, ठीक है ना, एक दूसरे को पूर्ण रूप से वो ढक ले, उसे हम लोग सर्वांगसम कोण कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये कोण मैंने बना दिया, ठीक है, एक ए बी सी कोण है, कोण ए बी सी, और इसी प्रकार की कोई दूसरी कोण है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जब एक दूसरे को कवर कर ले, ओवरलैप कर ले, ढक ले इसको, तो इस कोण को हम लोग सर्वांगसम कोण कहते हैं, डी ई एफ। देख, अगर इन दोनों का कोण का मान अगर हम लोग कहें कि 45 डिग्री का कोण है और ये 45 डिग्री का कोण है, तो इसे हम लोग सर्वांगसम कोण कहते हैं। सर्वांगसम कोण में क्या होता है कि AC जो बराबर होगा, AC बराबर होगा DF के। AC जो है वो DF के बराबर होगा, और AB जो है AB बराबर होगा DE के, ठीक है ना। यानी कि सब अंग बना समान होंगे, तो इस प्रकार के कोण को सर्वांगसम कहते हैं। और कोण A बराबर, यानी कि कोण A का जो मेजर होगा कोण D के बराबर होगा, कोण A का माप कोण D के कोण के माप के बराबर होगा। इस प्रकार के कोण को हम लोग सर्वांगसम कोण कहते हैं। कोण माप अभिगृहित, ठीक है ना। कोण की माप कैसे की जाती है? जैसे लंबाई रेखाओं को मापा जाता है, उसी तरह कोण को माप करने के लिए एक ऐसे आसान, अपने भाषा में चांद कहते हैं, उसे चांद के माध्यम से कोण को मापा जाता है। मान लीजिए हमने कोई कोण खींचा, ठीक है ना, इस प्रकार से कोण चांद रहता है। मान लीजिए कोई कोण यहाँ पे बना दिया, अब इसको मापना है, तो कोण को मापने के लिए एक यूनिट होता है, कोई इकाई होता है, जिसे हम लोग अंश या डिग्री कहते हैं। हिंदी में डिग्री, इंग्लिश में डिग्री या हिंदी में अंश कहते हैं। तो इसको हम लोग माप लेते हैं, कोण ए बी और सी। तो इसको मापने के लिए हम लोग को 40 प्रकार की चांद की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम लोग इस कोण को मापते हैं। अगर एक बड़ा कोण बना गया, ठीक है ना, अगर बड़ा कोण की बात करें, हम कोण कैसे मापेंगे? अगर 70 डिग्री का कोण बनाना हो तो एक रेखाओं पर से इस प्रकार से ले करके हमने इस तरह से लाइन खींच लिया, ठीक है। अगर खींची हुई रेखा है, ये जो बड़ा प्रोटेक्टर है ये, ठीक है ना, तो ए बी सी, इस प्रकार से हम लोग को मापने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसका जो मेन ये वाला पॉइंट है, इस रेखा पे हम लोग इसको मिलाते हैं और इधर से हम लोग इसको मैच करा लेते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये कोण बन रहा होता है, इधर से हम लोग पढ़ते हैं तो नीचे वाला, ठीक है ना। अगर इस साइड से पढ़ते हैं तो ऊपर वाला कोण। दो माप यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे तो दो माप लिखा हुआ है। अगर इस तरफ से कोण को पढ़ना है तो ये नीचे वाला कोण का अंश होगा, और अगर इधर से हम लोग कोण बनाना है, इसी आकृति को अगर इधर से बना दिया जाए तो कोण का माप देखिए कैसे हो जाता है। अगर हम लोग मापते हैं इस आकृति को, ठीक है ना, और इधर यहाँ माप खींच दिया जाए, अगर ये इस प्रकार खींचा गया है, तो इसको मापने के लिए ये रेखा यहीं पे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंटर जो है। और मापने के लिए हम लोग देखेंगे जो रेखा जहाँ पे मिल रही है, यहीं पर यहाँ पे अगर ये रेखा मिल रही है तो इतना डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का कोण मापने के लिए हम लोग ऊपर वाले हिस्से का प्रयोग करते हैं, और इधर से कोण मापने के लिए हम लोग नीचे वाला माप का प्रयोग करते हैं। इस तरह से कोण को हम लोग डिग्री या अंश में हम लोग सूचित करते हैं। इसे इंग्लिश में DEG डिग्री, हिंदी में अंश कहते हैं, ठीक है ना, 0 डिग्री। अब कहता है कोण माप अभिगृहित क्या है? तो कोण माप अभिगृहित ये है कि कोणों की जो माप निकाली जाती है उसी को हम लोग कोण की माप अभिगृहित कहते हैं। कोण माप अभिगृहित को हम लोग अगर परिभाषा में सूचित करें तो प्रत्येक कोण का एक माप होता है। 0 डिग्री के अलावा प्रत्येक कोण का एक माप होगा, उसी को कोण माप अभिगृहित कहते हैं।
और सर्वांक्षण पूर्ण माप, सर्वांक्षण किसको कहते हैं, तो अभी हमने सर्वांक्षण समझा था। तो पूर्ण माप सर्वांक्षण यानी कि दोनों कोणों के सभी मानों को सर्वांक्षण पूर्ण माप अभिगृहित कहते हैं, ठीक है ना। सभी माप बराबर हो, सभी रेखाएं बराबर हो और सभी किरणें बराबर हो और कोण का मान समान हो तो उसे। अब कोण के प्रकार को देखते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के सामने है समकोण। समकोण किसे कहते हैं, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण कहते हैं, यानी कि जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर होगा वो समकोण होगा। समकोण बनता कैसे है तो देख लेते हैं, समकोण कैसे बनता है। एक सीधी रेखा यानी कि एल आकृति के जितने भी कोण होते हैं वो भी समकोण होते हैं, ठीक है ना। एल आकृति के जितने भी कोण हैं, जहाँ पे किसी रेखा पे हम लोग अगर लंब भी डालते हैं तो ये रेखा पे बना हुआ कोण ए बी सी एक समकोण होगा, इसका माप 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसे समकोण कहते हैं। अब कहता है न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहते हैं, जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो, जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण के माप को हम लोग 90 डिग्री से बड़ा और मान लीजिए 60 डिग्री का कोण है तो इस कोण को 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। इस तरह के कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण किसको कहते हैं, वैसा कोण जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। मान लीजिए 140 डिग्री का कोण है, मान लीजिए कि 140 डिग्री का कोण है तो इस कोण को अधिक कोण कहते हैं, जो कि 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है ना। रिजु कोण। रिजु कोण किसको कहते हैं, एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण यानी कि 180 डिग्री के कोण को हम लोग रिजु कोण कहते हैं, ठीक है। 180 डिग्री पे ये जो कोण बन रहा है 180 डिग्री के बराबर उसी को हम लोग रिजु कोण कहते हैं, ठीक है ना। पुनः रिफ्लेक्सिव कोण, जो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो उसी को हम लोग पुनर्युक्त कोण या इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव कोण कहते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, अभी हमने बनाया था। मान लीजिए कि यही एक न्यून कोण वाली आकृति को ही हम लेते हैं, आकृति न्यून कोण जैसे दिखेगी, लेकिन जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे इसका जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे BAC तो हम लोग इसके बाहरी वाले पार्ट को मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना। बाहरी वाले पार्ट को हम लोग मेजरमेंट करेंगे। न्यून कोण में अंदर वाले पार्ट को मेजरमेंट किया जाता था और इसके बाहरी वाले पार्ट को मेजरमेंट किया जाएगा। इस प्रकार के कोण को हम लोग पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण या इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव एंगल के नाम से जानते हैं। आइए अगले प्रकार के कोण के बारे में हम लोग समझते हैं, पूरक कोण। पूरक कोण किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो कोणों का माप, नोट करने वाला परिभाषा होगा तो नोट कर लीजिएगा। दो कोणों का माप का योग अगर 90 डिग्री है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए किसी कोण का माप 30 डिग्री है और दूसरे कोण का माप 60 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का माप अगर 90 डिग्री है तो इसे हम लोग पूरक कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण किसे कहते हैं, जिस दो कोणों का माप 180 डिग्री के बराबर है। मान लीजिए 128 डिग्री है, ठीक है, 28 तो 30 हो गया, 50 52 डिग्री। इन दोनों कोणों का माप अगर 180 डिग्री हो, दो कोणों के जो मापों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। जैसा विमुख कोण, ऐसी दो किरणें जब आपस में मिल करके 180 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण को समझते हैं। दो कोणों के मापों का योग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं यदि उनके विपरीत भुजाओं के योग दोनों का योग शीर्षाभिमुख हो। चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक कोण बनाया, ठीक है ना, दो रेखाएं खींचा, एक यहाँ से एक ऐसी रेखाएं खींचा, ध्यान से समझने वाली बात है, और यहाँ से एक ऐसी रेखाओं को खींचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, पॉइंट को दर्शा लेते हैं पहले। जैसे ये A, इसको हमने B और इसको हमने C कर दिया, ठीक है। इसको D और इसको E कर दिया, ABCD, B नहीं है यहाँ पे, AB ऐसे C और इसे D कर दिया, ठीक है। फिर से समझते हैं, दो रेखाओं जब को प्रतिच्छेदित, दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं वो बिंदु पर तो शीर्षाभिमुख कोण कब बनेगा, जब कहता है युग्म कोण AOB, कोण AOB बराबर कोण जो होगा BOC, कोण BOC, तो ऐसे कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसका कोण और इसका कोण, ऐसे शीर्षाभिमुख कोण को जब हम लोग योग में निकालेंगे तो एक सीधा लाइन देगा, यानी कि 180 डिग्री के ये दोनों कोणों का अगर योग हम लोग देखें तो 180 डिग्री के कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग इसमें देखें, कोण
बी ओ सी जोड़ कोण सी ओ डी, अगर जोड़ कोण सी ओ डी ये दोनों कोण बराबर भी होते हैं, इस तरह से इस प्रकार ये दोनों के मिलने से 180 डिग्री यानी कि इस पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो इस प्रकार के कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कोण से शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कहते हैं इसको वर्टिकली यानी कि इसका अपोजिट एंगल ये वाला है, इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये कोण के इस टॉपिक को समझते हैं। आसन कोण किसे कहते हैं? दो कोणों को आसन कोण कहते हैं। पहले फिगर हम बना लेते हैं फिर समझा रहे हैं, ठीक है। दो कोणों को आसन कोण कब कहेंगे, इसके लिए हम लोगों ने एक कोण बना लिया। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कॉमन आर्म वाला भुजा, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये भी होता है। कोणों को आसन कोण कहते हैं। दो कोण आसन कोण कहलाएंगे, एक यहाँ पे ये कोण है और यहाँ पे दूसरा कोण है। कोण एक लिखने कोण दो कोणों को आसन कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो। इन दोनों कोणों का शीर्ष जो है इसी को शीर्ष कहते हैं, एक ही बिंदु है। शीर्ष मतलब कॉमन आर्म हो, कॉमन बिंदु है, पॉइंट है। उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो यानी कि इस कोण में कोण ए ओ बी में, कोण ए ओ बी में जो ओ बी भुजा है, ठीक है ना, ओ बी जो भुजा है आर्म इसको कहते हैं, आर्म या भुजा जो ओ बी भुजा है, ठीक है। कोण बी ओ सी में, कोण बी ओ सी में फिर इसे ओ बी भुजा ही कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है। फिर समझिए उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो यानी कि एक भुजा कॉमन हो, दोनों में शामिल हो, और एक कोण की दूसरी भुजा यानी कि इस कोण की दूसरी भुजा ये वाली, ठीक है ना, इस कोण की दूसरी भुजा ये वाली भुजा, ठीक है ना, दूसरे कोण की दूसरी भुजा की उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो, ठीक है, दूसरी ओर हो। यानी कि ये कह रहा है कि उभयनिष्ठ भुजा के पहले कोण की दूसरी भुजा, इस कोण को कोण ए ओ बी में एक कोण की दूसरी भुजा, ए ओ बी में एक कोण है, इसकी दूसरी भुजा अगर ये हम लोग मान लिए तो कहता है एक भुजा उभयनिष्ठ भुजा के, उभयनिष्ठ भुजा ये हो गया कि एक ओर हो यानी कि इसके एक ओर हो, और दूसरे कोण की दूसरी भुजा यानी कि फिर इस कोण की दूसरी भुजा ये वाली भुजा उभयनिष्ठ भुजा के यानी कि ओबी के दूसरे साइड में हो, यानी कि ये भुजा ये भुजा दोनों आपस में अपोजिट होना चाहिए। इस तरह के कोण को हम लोग आसन कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अगर कोई कोण इस प्रकार से खींचा हुआ हो लेकिन ये जो कॉमन आर्म नहीं हो उसमें, ये वाली जो भुजा है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी बिंदु है और ओ है, ठीक है ना, ये ओ बिंदु पे ही ये कोण एक है ये कोण दो है, लेकिन ये उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें कोई भी बिंदु ओ बी को हम लोग दोनों भुजा में उभयनिष्ठ नहीं समझे अगर, तो इस प्रकार के कोण को हम लोग आसन कोण एडजेसेंट एंगल नहीं करेंगे कि इसका जो उभयनिष्ठ भुजा कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी में ये कॉमन अगर नहीं रहता, चाहे हम लोग इसको हम लोग कहें कि कोण ए ओ बी, ठीक है, और फिर हम लोग समझे कोण ए ओ ए बी है, ए ओ और सी, ठीक है ना, तो ये दोनों उभयनिष्ठ, इसमें कोई कॉमन आर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, कोण ओ बी में दोनों में कॉमन आर्म नहीं दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह के एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल नहीं करेंगे। यहाँ पे एक कोण छोटा को कह रहा है और दूसरा कोण बड़ा को कह रहा है, ठीक है ना। इसमें समझने वाली बात है कोण ए ओ बी छोटा वाला कोण हो गया और बड़ा वाला कोण हो गया ए ओ सी, तो इसमें कोई कॉमन आर्म यानी कि उभयनिष्ठ भुजा नहीं हो। इस तरह के कोण को हम लोग आसन कोण कहते हैं। रैखिक युग्म, इसको हम लोग समझते हैं कोणों का रैखिक युग्म क्या कहता है। दो आसन कोण एडजेसेंट एंगल, अभी आसन कोण हम लोगों ने पढ़ा, दो आसन कोणों को जिनके भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, कह रहा है दो आसन कोण जिनकी भिन्न भुजाएं अलग अलग भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। अभी समझते हैं दो भिन्न भुजाएं कौन कौन सी है। मान लीजिए इधर से एक भुजा खींच लिया, ठीक है, एक किरण खींच लिया जिसका नाम हमने ले लिया O और A, ठीक है। अब इसी पर इसी के विपरीत में, इसी के विपरीत इसका विपरीत इधर ही होगा, इसके विपरीत एक और भी किरण खींच लिया, ठीक है, और जिसका नाम हमने डाल दिया B। इसके विपरीत हमने कोई किरण खींच लिया B और आसन होना चाहिए यानी कि एडजेसेंट होना चाहिए। मान लीजिए इधर से या इधर से इस पर एक कोई कोण और भी है जो कि कॉमन आर्म है C, O C जो है दोनों भुजा में कॉमन होता भी आसन कोण बनेगा। अब इस चीज को समझना है, दो आसन कोणों को, एक कोण ये हो गया, कोण एक लिख दिए, एक कोण ये हो गया, कोण दो हो गया।
आसन कब होगा? जब इसमें एक बिंदु कॉमन उभयनिष्ठ हो और एक भुजा भी ओ सी भी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। दो आसन कोणों के जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, यानी अब इस कोण में एक भुजा ओ बी, जो ओ बी ओ ए है, ये क्या है? ओ बी के विपरीत में है। ओ बी अपोजिट में है, विपरीत दिशा में है। ओपी के अपोजिट में, ओ ए के अपोजिट में जो भुजा है उसको हम लोग लिखते हैं ओ बी। तो ये दोनों भुजाएं आपस में विपरीत दिशा में हो और कोणों को रैखिक युग्म, इस तरह के कोणों को रैखिक युग्म कहते हैं। एक चीज और, कोण एक जोड़ कोण बी, रैखिक युग्म कोणों का माप हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये कंडीशन है, इसमें याद रखने वाली बात है। दो आसन कोणों को जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हों, कोणों का रैखिक युग्म कहलाती है। ठीक है ना। अब ये विपरीत भुजाएं किरणें हो गई, यानी कि भुजा हो गई ओ ए, ओ बी के विपरीत में है, या ओ बी ओ ए के विपरीत भुजा में है। कॉमन भुजा क्या से वनिष्ठ भुजा ओ सी हो गया। इस प्रकार से इस कोण को रैखिक युग्म कोण कहते हैं। लाइन एंड एंगल से संबंधित सारी बातें दो वीडियो में, दो पार्ट में हमने बनाया है। दोनों पार्ट को जाकर के देखिए, रेखाएं और कोण से संबंधित सारी डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। वीडियो में कोण से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो गई। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप हमेशा की तरह जानते हैं, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इस तरह से इस ज्ञान को फैलाइए चारों दिशाओं में। और आपको अभी तक इस चैनल पे आप हैं और यहाँ तक वीडियो देख लिया है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है। और मिलते हैं कैसे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।